हेलो स्टूडेंट, आज 15 सितंबर 2020 को हमारा आज का टॉपिक है एग्जम्पशंस टू द रूल ऑफ इनकम टैक्स ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। ठीक है, ये पिछली बार भी कराया था आपको। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि भाई जो ये हमारा जनरल रूल है कि इनकम प्रीवियस ईयर में कमाई गई इनकम पे टैक्स हमेशा असेसमेंट ईयर में ही लगता है। इसके कुछ एग्जम्पशंस भी हैं। पिछली बार आपको फर्स्ट मैंने पढ़ा दिया था शिपिंग बिजनेस इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट शिप ओनर्स। आज है हमारा सेकंड पॉइंट इन केस ऑफ पर्सन लिविंग इन इंडिया। ठीक है, जो पर्सन इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं उनके केस में। तो इन केस आईटीओ का मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर हैज़ द रीजन्स टू बिलीव दैट एन इंडिविजुअल विल लीव इंडिया with no intention to return during the current assessment year. The total income of such individual for the period between the expiry of last previous year and till the date of his departure will be taxable in the current assessment year. तो क्या कह रहा है कि अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को ये बिलीव करने का कारण मिल जाता है कि कोई ऐसा इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल में चाहे मेल है फीमेल है दोनों में कोई भी आ सकते हैं, कि कोई इंडिविजुअल इस इंटेंशन के साथ कि भाई वो इंडिया में वापस रिटर्न करने मतलब इंडिया में वापस लौट कर नहीं आएगा, तो इस इंटेंशन के साथ इंडिया को छोड़ रहा है, तो द करंट असेसमेंट ईयर, तो जो असेसमेंट ईयर चल रहा है ठीक है, उसमें वो वापस लौट के नहीं आएगा। अगर वो वापस लौट के नहीं आएगा तो असेसमेंट ईयर में उसकी इनकम पे टैक्स भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो द टोटल इनकम ऑफ सच इंडिविजुअल फॉर द पीरियड बिटवीन द एक्सपायरी ऑफ लास्ट प्रीवियस ईयर एंड टिल द डेट ऑफ हिज डिपार्चर विल बी टैक्सेबल इन द करंट असेसमेंट ईयर। इसमें वो कहता है तो उस इंडिविजुअल की टोटल इनकम, कौन सी टोटल इनकम, जो कि लास्ट प्रीवियस ईयर की एक्सपायरी के साथ, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर और जिस डेट को वो इंडिया को छोड़कर जा रहा है उसको बोला है डेट ऑफ डिपार्चर। इस डेट तक की टोटल इनकम को कैलकुलेट कर लेंगे और उस पर टैक्स उसी प्रीवियस ईयर में ही लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो तीसरा हमारा है असेसमेंट ऑफ एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब AOP एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब BOI और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये इन 3 पर्सन के केस में, ठीक है, फॉर्म्ड और एस्टेब्लिश ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड। अगर कोई AOP, कोई BOI या कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कुछ छोटे से टाइम के लिए, मतलब कि पूरा प्रीवियस ईयर कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, यानी कि थोड़े से छोटे से टाइम के लिए, वो कम टाइम के लिए वो अगर फॉर्म हो रहे हैं, तो उस केस में, तो इन केस एन असेसिंग ऑफिसर फाइंड्स दैट एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हैज़ बीन फॉर्म्ड और एस्टेब्लिश्ड ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड और फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट and it is likely to be dissolved or discontinued in the same year after the accomplishment of such event or purpose. The assessment of such person can be made in the same year. ठीक है, अगर वो कहता है कि भाई अगर असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है कि कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन वो एक लिमिटेड यानी कि एक कम टाइम पीरियड के लिए बनाए गए हैं, ठीक है, और या फिर किसी खास इवेंट के लिए बनाए गए, मतलब वो काम पूरा हुआ उसके बाद उन्होंने बंद हो जाना है। ठीक है, तो वो उन AOP और BOI वगैरह की इनकम पे उसी असेसमेंट ईयर में, यानी उसी प्रीवियस ईयर में जिस ईयर में इनकम कमाई है उसी ईयर में उनकी इनकम को असेस करके उस पर टैक्स लगा देगा। फिर फोर्थ पॉइंट है इन केस ऑफ पर्सन हु आर लाइकली टू ट्रांसफर देयर एसेट टू अवॉइड टैक्स। ठीक है, अब उन पर्सन के केस में जो कि अपनी एसेट को ट्रांसफ़र का मतलब सेल या किसी दूसरे पर्सन के नाम पे ट्रांसफ़र इसलिए कर रहे हैं जिससे कि वो अपने टैक्स लायबिलिटी से बच सके। तो इफ़ इट अपीयर्स टू द ITO दैट एनी पर्सन इज लाइकली टू सेल, transfer, dispose of or to part with any of his assets with the intention to avoid payment of any tax liability, he may commence proceeding to assess the income for the period between the expiry of the last previous year and the date of commencement of such proceeding. तो उसको वो कहता है कि भी अगर ITO को ये लगता है कि कोई पर्सन ऐसा है जो अपने किसी एसेट को चाहे सेल कर रहा है, चाहे किसी दूसरे पर्सन के नाम पे ट्रांसफ़र कर रहा है, या किसी भी तरीके से डिस्पोज ऑफ कर रहा है उसको, या खुद से अलग कर रहा है, इसीलिए अलग कर रहा है कि जिससे उसकी टैक्स लायबिलिटी बच सके। ठीक है, मतलब उस एसेट पे उसको टैक्स ना देना पड़े। तो जो ITO है वो
उस पर्सन की इनकम पे असेसमेंट का काम उसी प्रीवियस ईयर में स्टार्ट कर देगा, और टोटल इनकम जो उसकी होगी वो लास्ट प्रीवियस ईयर की एक्सपायरी के साथ, यानी कि 31 मार्च के बाद जो अगली डेट आएगी 1 अप्रैल की आएगी। 1 अप्रैल से लेकर जिस डेट तक उसकी जिस डेट को उसने जो है ट्रांसफ़र किया है उस डेट तक की जो है प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा, टोटल इनकम पे टैक्स लगा देगा। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा, इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो कि इसी प्रीवियस ईयर में डिसकंटिन्यू हो गया है, बंद हो गया है, ठीक है। तो इन केस एनी बिजनेस और प्रोफेशन इज डिसकंटिन्यूड ड्यूरिंग एन असेसमेंट ईयर, द इनकम ऑफ द पीरियड फॉर फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ लास्ट प्रीवियस ईयर टिल द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएशन may be assessed to tax in the current assumption assessment year at the discretion of the assessing officer। तो क्या कहता है कि अगर केस ऐसा है कि कोई बिजनेस या प्रोफेशन किसी असेसमेंट ईयर में डिसकंटिन्यू हो गया, बंद हो गया है, तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, इनकम टैक्स ऑफिसर क्या करेगा कि जिस डेट को जो पिछला प्रीवियस ईयर है वो जहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से लेकर जिस डेट को उसका बिजनेस बंद हुआ है उस डेट तक की टोटल इनकम को कैलकुलेट कर लेगा, उस पर टैक्स लगा देगा, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स हमारे एग्जेप्शंस के हैं, यही 10 मार्क्स के क्वेश्चन आता है, ठीक है, ठीक है बेटा। ये इस बार के रेट्स हैं, देखो रेट्स ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स के रेट्स हैं ये। अगर नॉर्मल इनकम है, मतलब जो हमारी इंडियन इनकम है, ठीक है, इंडिया की इनकम, अगर पर्सन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, मतलब 60 से 80 साल के बीच का है, ठीक है, तो उसकी टोटल इनकम, मतलब पर्सन कौन है, पर्सन 60 साल से लेकर 80 साल के बीच का पर्सन है, ठीक है, उसकी उम्र जो है 80 से 60 साल से लेकर 80 साल तक की है। तो अगर उसकी टोटल इनकम 3 लाख तक की है तो उस पर नील टैक्स, मतलब 3 लाख की इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। अगर उसकी इनकम 3 लाख से 5 लाख तक के बीच में है तो 3 लाख तो हम नील कर देंगे, और बाकी जब 5 लाख में 3 लाख लेस करके 2 लाख जो बच जाएगा उस पर 5% टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर उसकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में है, ठीक है, तो 10,000 प्लस 20% ऑफ इनकम एक्सीडिंग 5 लाख। 10,000 कैसे आया, जो हमारा 5 लाख तक का, जैसे अगर 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम है तो उसमें 3 लाख तक तो नील हो जाएगा, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और बाकी जो 2 लाख है उसका 5% 10,000 ले लेंगे, और बाकी जो बैलेंस बचता है उस पर 20% ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो 1,10,000 एक ऐड कर लेंगे, प्लस 30% ऑफ 10 लाख से जितनी भी इनकम एक्सीड है उस पर हम लगा देंगे, ठीक है। फिर है रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन, ठीक है, जो पर्सन 80 ईयर से अबव हैं, मतलब जिनकी एज 80 साल से ऊपर है, तो अगर उनकी टोटल इनकम 5 लाख है तो वहाँ तक नील है, ठीक है, और 5 लाख से 10 लाख है तो 20% हो गया, और टोटल इनकम 10 लाख से ऊपर 30% हो गया, ठीक है। फिर है फॉर एनी अदर इंडिविजुअल मेल या फीमेल HUF, मतलब जो 60 साल से नीचे के लोग हैं, वो चाहे HUF में AOP हैं, BOI है, आर्टिफिशियल इंडिविजुअल पर्सन है, या मेल फीमेल कोई भी है, तो इस साल के रेट्स यही हैं बेटा। इफ़ टोटल इनकम इज़ अप टू 2,50,000, अगर इनकम 2.5 लाख तक है तो नील, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो पहले 2.5 लाख पे नील हो जाएगा, और अगले 2.5 लाख पे 5% लग जाएगा। अगर इनकम हमारी 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो पहले 2.5 लाख पे नील, और नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, और जो उसका बैलेंस रहेगा उस पर 20%। इसने ऐसे दिखाया है, ठीक है। अगर हमारी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो पहले 2.5 लाख पे नील, अगले 2.5 लाख पे 5%, उसके अगले 5 लाख पे 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%, ठीक है बेटा। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा चैप्टर है वो ख़त्म हो गया बेटा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी क्वेश्चन जो बनते हैं वो क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 क्वेश्चन सेम आंसर के हैं, और शॉर्ट आपने क्या करने हैं, देखो जिनके नोट्स बनाने हैं, असेसी इन डिफ़ॉल्ट, रिप्रेजेंटेटिव असेसी, ठीक है, और असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, टोटल इनकम, MMR, ग्रॉस टोटल इनकम, इतने पे आपने नोट्स बनाने, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ शॉर्ट नोट्स, ठीक है। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन का एक ही आंसर बनेगा,
ठीक है बेटा, ओके बाय। मैं ये लॉन्ग क्वेश्चन लिख लेना, मैं इसको चेक करूँगी, जिसको समझ नहीं आए मेरे को फ़ोन करके पूछना कि मैडम कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है।